नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। 21 दिन के लिए लागू राष्ट्रीय लॉकडाउन 14 अप्रैल के बाद भी खुलने के आसार नहीं है। इसकी तस्वीर अब साफ होती दिखाई दे रही है। यूपी सरकार में प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि आने वाले समय में लॉकडाउन खुलने के आसार कम है। जिस तेजी से देश में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उससे एक बात साफ होती दिख रही है कि आने वाले समय में लॉकडाउन खुलने की संभावना नहीं है। अवनीश अवस्थी ने कहा कि अगर एक भी मामला कोरोना का रह गया तो लॉकडाउन खुलने की संभावना नहीं है। साथ ही 14 मेडिकल कॉलेजों में कोविड लैब बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी ने सभी मेडिकल कॉलेजों को ये निर्देश दिए हैं कि मेडिकल लैब बनाई जाए। कोविड लैब बनाने के निर्देश दिए गए हैं। संभावना है कि 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन खुल पाएगा कि नहीं, ये अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये संवेदनशीलता हमारे प्रदेश की बढ़ गई और एक भी केस अगर हमारे प्रदेश में रह जाता है तो लॉकडाउन खोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी व्यवस्था लॉकडाउन के संदर्भ में बेनिफिट्स मिले हैं और केसेस को कंट्रोल किया गया है, यदि एक भी केस कोरोना का रह जाता है पूरे प्रदेश में तो लॉकडाउन खोलने के बाद पुनः वही स्थिति आ जाएगी। ऐसे में जो संख्या हमारी अभी पिछले 3, 4, 5 दिन में बढ़ी है, इसको देखते हुए 14 तारीख के बाद लॉकडाउन खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये कहना अभी बहुत प्रीमेच्योर होगा। और संवेदनशीलता जो बढ़ गई है, जो कॉन्टैक्ट्स की संख्या भी जो बढ़ गई है, जो हमारे पास अभी पॉजिटिव केसेस बढ़ गए हैं और जो पूरे प्रदेश में आधे से ज्यादा तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों की संख्या आ गई है एज कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स, तो ऐसे में मैं केवल यही बताना चाहूंगा कि अभी हम बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पर ये कह सकते हैं कि 14 तारीख तक खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये कहना इम्पॉसिबल है और अभी इसमें समय लगेगा। और इस पर न्यूज 18 ने अवनीश अवस्थी से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो क्या हम माने कि अभी लॉकडाउन और बढ़ेगा? सरकार को इस वक्त हालात कैसे नजर आ रहे हैं? जी नौशाद, ऐसा है कि आज हम लोग का रिव्यू हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी रिव्यू किया था, पूरा डिटेल में एक एक चीज पर रिव्यू किया था जी। कुल मिला के आज ये अब संभावना है कि 14 हमारे साथ अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो क्या हम माने कि अभी लॉकडाउन और बढ़ेगा? सरकार को इस वक्त हालात कैसे नजर आ रहे हैं? जी नौशाद, ऐसा है कि आज हम लोग का रिव्यू हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी रिव्यू किया था, पूरा डिटेल में एक एक चीज पर रिव्यू किया था जी। कुल मिला के आज का जो हमारा कोरोना का लोड है, केसेस का लोड जो है 305 केसेस में 159 केसेस हमारे तबलीगी जमात पर आए हैं जी। तो ऐसे में इनको सबको जो है प्रॉपर इनकी केयर करना, इनका मेडिकल की व्यवस्था करने की कार्रवाई तो सुनिश्चित कर ली गई है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में चूंकि नए केसेस आ गए हैं तो निश्चय ही 14 तारीख तक लॉकडाउन खुलेगा, इस पर अब संदेह है जी। तो इसको रिव्यू हम डे टू डे हम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्देश ये भी दिया है कि टेस्टिंग फैसिलिटी प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में जहां चल रही है 10 मेडिकल कॉलेजेस में, उसको अपग्रेड करके BS3 लेवल का किया जाए। जो 14 मेडिकल कॉलेजेस में जहां नहीं है वहां नई टेस्टिंग फैसिलिटी की जाए और जिन जनपदों में जी जी जिन जनपदों में जो है अगर कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है कराई जाए। और चलिए अब आपको यूपी की कोरोना से जुड़ी 10 बड़ी खबरें बता देते हैं। यूपी में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 305 हो गई है। इनमें से 159 लोग तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। 10 मेडिकल कॉलेज में टेस्टिंग लैब को अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए कोविड केयर फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 305 हो गई है। कोरोना मरीजों में 159 जमाती भी शामिल हैं। यूपी में अब तक कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई है। 10 मेडिकल कॉलेज की लैब अपग्रेड होंगी।
14 अन्य मेडिकल कॉलेज में बनेंगे नए लैब। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 4067 हो चुकी है। अब तक 159 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रीति हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं, उमेश मेरठ से और अलाउद्दीन लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे प्रीति, जिस तरह से अगर बात की जाए, नोएडा से आप प्रीति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आज जो अवनीश अवस्थी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अपर मुख्य सचिव गृह की, उन्होंने साफ कर दिया कि जिस तेजी के साथ अब कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे ये लग रहा है कि 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन खुलने के जो चांसेस है बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के केसेस जो बढ़ रहे हैं, और ख़ासतौर पे अगर मैं बात करूं नोएडा की, तो नोएडा में अभी तक 58 केस हो गए हैं। हालांकि जब मुख्यमंत्री ने कहा था कि 14 तारीख को लॉकडाउन खोल दिया जाएगा, तो उन्होंने पूरा रिव्यू किया था और ये उम्मीद जताई थी कि 14 तारीख तक जो हालात हैं वो थोड़े से बेहतर हो जाएंगे, जिसको लेकर ये कहा गया था कि 14 तारीख को लॉकडाउन खुल जाएगा। लेकिन उसके बाद जितनी स्पीड से कोरोना के केसेस बढ़े, खास तौर पे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, तो उसको लेकर यह फैसला किया गया है कि अब ये जो लॉकडाउन है इसको आगे बढ़ाया जाएगा। हमारे साथ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो लॉकडाउन बढ़ेगा उस पर उनको क्या कहना है। ये बताइए, ये जो लॉकडाउन बढ़ाने की जो बात आ रही है उस पर आप क्या कहेंगे? लॉकडाउन जिस तरह से अभी 2-4 दिन में जो जमाती के कारण बढ़ा है, पूरे देश में बढ़ गया है। पहले था कि लॉकडाउन 14 तक हमारा खत्म हो जाएगा, हम 2nd-3rd स्टेज पे आएंगे ही नहीं, लेकिन जमातियों के कारण क्योंकि पूरे कंट्री में ये फैल गया है, तो लॉकडाउन बढ़ाना ही एक उसका है। नहीं तो फिर क्या कहेंगे? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो 6 महीने असल में यूपी में खासकर गौतम बुद्ध नगर में जो एक कंपनी की सीज फायर की वजह से हमारे यहाँ पर ये फैला है, वो काफ़ी कंट्रोल हो गया है। तो लग रहा है कि यूपी में तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। यूपी में तो लॉकडाउन लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या कहेंगे कि लॉकडाउन जिस तरीके से बढ़ाने की बात कर रही है, एज अ पर्सन आपको क्या लगता है कि बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? देखिए, मोदी जी ने जो फैसला लिया है लॉकडाउन बढ़ाने का, ये जनमानस की सुरक्षा के लिए है। और इसको देखते हुए भले ही लोगों को थोड़ी दिक्कतें आएँ, लेकिन अंतोगत्वा मेरा कहना यह है कि अगर जान है तो जहान है, इसलिए इसका सच्चरता पालन करें और लॉकडाउन में अपने आप को सुरक्षित करें और अपने परिवार को सुरक्षित करें। यहाँ पे बहुत सारे और भी महिलाएं हैं, महिलाओं को पूछ लेते हैं, क्योंकि महिलाओं को सबसे ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि घर में रहना है। और भी आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे कि लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला भी हो रहा है कि शायद लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है? देखिए, अगर ज़रूरत है तो लॉकडाउन बढ़ाना पड़े तो बढ़ाएंगे, कि जनता की सुरक्षा के लिए अगर ये बढ़ाना पड़े और इससे लोग प्रभावित ना हो तो बढ़ाना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सारी समस्याएं हैं, वो तो अपनी जगह है ही। आपने यहाँ पे देखिए, साफ तौर पे जो लोग हैं इनका ये कहना है कि हमारे साथ अलाउद्दीन भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अलाउद्दीन, लखनऊ की अगर बात की जाए, लॉकडाउन आगे और बढ़ाया जा सकता है प्रदेश में, ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ इस बात का इशारा तो मिल गया है। देखिए, बहुत दो महत्वपूर्ण पहलू हैं जिस पे बात करना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहला ये कि आखिर 14 तारीख तक जो लॉकडाउन की तय समय सीमा है, इस पर विशेषज्ञ अपनी क्या राय रखते हैं। हालांकि 3 दिन पीछे अगर आप देखेंगे तो विशेषज्ञों से जब बात लगातार हम लोगों की हो रही थी तो लॉकडाउन ना बढ़ाने के पक्ष में थे। देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिनों में करीब 150 से लेकर के 160 केसेस बढ़े हैं। इसके बाद हालात ये बने हैं कि इन लोगों के इलाज में कम से कम 14 से 21 दिन का वक्त लगेगा, और ये लोग अगर फिर से एक बार समाज में आते हैं तो इसके बाद दुश्वारी ये होगी कि ये जिन लोगों के संपर्क में आए हैं अभी भी उन लोगों की खोजबीन जारी है। तो ऐसे में स्थानीय प्रशासन और सरकार के पास अभी भी कम से कम 1 हफ्ते का समय चाहिए उन तमाम लोगों को चिन्हित करने के लिए। यानी कि लॉकडाउन की जो का वक्त जो है 13-14 तक अगर चिन्हित ही हम करेंगे तो इसके बाद 14 दिन का समय और चाहिए इन तमाम लोगों को क्वारंटाइन करके इनका इलाज कराने में। आमतौर से उमेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, जी, लॉकडाउन आगे बढ़ाया जा सकता है?
जी निश्चित तौर पर अपर्णा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। प्रमुख सचिव गृह ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि लॉकडाउन 14 अप्रैल के बाद बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और ये मरीज कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार बढ़ ही रहे हैं। उन्होंने दूसरी बात जो महत्वपूर्ण कही कि डे बाय डे रिव्यू किया जाएगा, यानी डे बाय डे समीक्षा की जाएगी। 14 अप्रैल तक लगातार ये समीक्षा की जाएगी और अगर मरीजों की संख्या में कुछ कमी आती है तो इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन प्राथमिक दृष्टि में ये समझ में आता है कि 14 अप्रैल के बाद ये लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि प्रमुख सचिव गृह ने ये स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। लोगों को अपनी आदतें भी बदलनी होंगी। लोग जिस तरह से लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, बिल्कुल समझना होगा कि लॉकडाउन हम सबके हित में है और सरकार ने अगर लॉकडाउन का ऐलान किया है तो वो सबके सुरक्षा के मद्देनजर ही किया है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो वहीं अब बढ़ते हैं आगे, बरेली के इज्जत नगर इलाके में पुलिस टीम पर हमला करने का मामला सामने आया। पुलिस यहां जमातियों को ढूंढने निकली थी, लेकिन कई उनकी ढाल बनने की कोशिश करने लगे और पुलिस पर ही हमला करना शुरू कर दिया। इस हमले में पुलिस के मना करने के बावजूद लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में आईपीएस अभिषेक वर्मा को मामूली चोट आई है। तो बड़ी संख्या में यहां पर आपको बता दें कि पुलिस चौकी को घेर भी लिया गया, पुलिस टीम पर हमला भी किया गया। पुलिस टीम यहां पर निकली थी जमातियों को ढूंढने के लिए और तभी वहां पर ताश खेल रहे कुछ लोगों को पुलिस ने वहां से हटने के लिए कहा, लॉकडाउन की याद दिलाई, लेकिन वो लोग उल्टा पुलिसकर्मियों से ही उलझ गए और बाद में पुलिस टीम पर हमला भी किया गया, जिसमें आईपीएस अभिषेक वर्मा को मामूली चोट आई है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए किस तरह से जो पुलिसकर्मी हैं वो अपनी ड्यूटी को अंजाम देने के लिए सड़कों पर निकले हुए हैं, लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे थे जो लॉकडाउन का ना तो उसका पालन कर रहे थे और ना ही उन्होंने पुलिसकर्मियों पर इस बात का ख्याल किया कि वो पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी को अंजाम देने निकले हैं, बल्कि उल्टा पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस फोर्स को वहां पर बुलाना पड़ा और फिर पुलिस फोर्स ने वहां पर लोगों को खदेड़ा। और आपको बड़ी खबर बता दें, कोरोना पर केंद्रीय कैबिनेट की हाई लेवल मीटिंग, कोविड-19 पर एम्पावर्ड समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। गृह सचिव की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। लॉकडाउन खत्म होने पर एग्जिट पॉलिसी क्या होगी उस पर चर्चा हो रही है। नीति आयोग, नागरिक उड्डयन मंत्रालय बैठक में शामिल है। कृषि मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना पर यह हाई लेवल मीटिंग शुरू हो चुकी है। केंद्रीय कैबिनेट की यह हाई लेवल मीटिंग है जो शुरू हो चुकी है। कोविड-19 पर एम्पावर्ड समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। गृह सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। लॉकडाउन खत्म होने पर एग्जिट पॉलिसी क्या हो उस पर चर्चा हो रही है। नीति आयोग और नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी इस बैठक में शामिल है। कृषि मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हैं। वहीं नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों के वेतन में कटौती करने का फैसला लिया गया है। ये पूरा पैसा समेकित कोष यानी कि कंसोलिडेटेड फंड में जमा होगा। सरकार ने प्रधानमंत्री समेत सभी कैबिनेट मंत्रियों और सांसदों की सैलरी में 30% की कटौती करने का फैसला लिया है और ये कटौती 1 साल तक रहेगी। कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, इसको लेकर केंद्र सरकार आज अध्यादेश जारी करेगी। साथ ही सांसदों के 2 साल का एमपीएलईडी फंड को अस्थायी तौर पर निलंबित किया गया है। इससे मिलने वाला 7,900 करोड़ का फंड भारत संचित निधि में किया जाएगा। कैबिनेट ने ऑर्डिनेंस का निर्णय लिया, जिसके तहत सांसदों की 30% तनख्वाह 1 साल भर के लिए कम होगा। सभी सांसद 30% का एक तरह से कट ले रहे हैं, लेकिन वो कानून में करना पड़ता है, तो कानून ऑर्डिनेंस के रूप में आज निर्णय हुआ और संसद का सत्र जब होगा तब कानून आएगा, लेकिन इसकी अमल तुरंत शुरू होगा क्योंकि ऑर्डिनेंस आया है। तो राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर के बाद वो आएगा।
तो सभी एमपीस, ऑल एमपीस और प्रधानमंत्री, स्वयं प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सारे मंत्री और सभी सांसद, इन सब ने अपने वेतन का ही 30% एक साल न लेने का। और इस ऐलान के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हर भारतवासी सहयोगी बने, ये आज का युग धर्म है। ट्वीट आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र कैबिनेट के द्वारा सभी सांसदों के वेतन में 1 साल के लिए 30% की कटौती करने का निर्णय सर्वथा उचित, स्वागत योग्य व प्रेरणादायक है। ये ट्वीट सीएम योगी ने किया। वहीं सीएम योगी ने कोविड फंड में दान भी किया है। अपने 1 महीने की सैलरी को जमा कराया है सभी भत्तों से समेत। सीएम योगी ने यह सैलरी डोनेट करने का ऐलान किया है। विधायक निधि से 1 करोड़ कोविड फंड में दान करने का भी ऐलान किया है। तो अपनी 1 महीने की सैलरी और साथ ही विधायक फंड से भी 1 करोड़ रुपए दान करने का ऐलान मुख्यमंत्री योगी ने किया। बता दें आपको बड़ी खबर, कल सीएम योगी करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यूपी के सीएम वरिष्ठ पत्रकारों के साथ करेंगे चर्चा। यूपी के सभी वरिष्ठ पत्रकार होंगे शामिल। 600 पत्रकारों के साथ कोरोना पर होगी चर्चा। कल शाम सीएम के साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार। यूपी के सभी वरिष्ठ पत्रकार इसमें शामिल होंगे। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम सभी के साथ चर्चा करेंगे। 600 पत्रकारों के साथ कोरोना पर होगी चर्चा। वहीं बीजेपी के 40वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सभी से कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जारी युद्ध में अपना योगदान देने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लंबी है, इसलिए न थकना है और न ही हारना है, सिर्फ जीतना है। पीएम ने इस दौरान कार्यकर्ताओं के सामने कुछ संकल्प भी रखे और उन्हें पूरा करने का निवेदन किया। कोरोना संकट पर पीएम मोदी ने कहा कि दीयों के महाप्रकाश ने देश को लंबी लड़ाई के लिए तैयार किया है। न थकना है और न ही हारना है, विजयी होकर निकलना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सिखाया गया है कि दल से बड़ा देश है और देश 130 करोड़ लोगों का है। और सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि 2 दिन में मौलाना साद सरेंडर कर सकता है। ये उसी जमात का प्रमुख है जिस जमात पर आरोप है कि उन्होंने कोरोना फैलाने का काम किया है। दरअसल तबलीगी जमात दिल्ली के निजामुद्दीन में जमा हुए। इससे पहले मौलाना साद ने 14 दिन के सेल्फ क्वारंटीन का ऐलान किया था। साथ ही मौलाना साद ने अपनी बेटी की शादी भी कैंसिल कर दी। लेकिन साद के सरेंडर नहीं करने पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक और नोटिस भेजा, जिसके बाद खबर है कि 2 दिन के अंदर मौलाना साद सरेंडर कर सकता है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में मौलाना साद नजर आ रहा है। इसकी तलाश पुलिस कई दिन से कर रही है, लेकिन अब तक साद ने सरेंडर नहीं किया है। जबकि दूसरी तस्वीर मौलाना साद के घर की है। बेटी की शादी होनी थी, लेकिन साद ने अपनी बेटी की शादी को अब कैंसिल कर दिया है। इसके पीछे वजह कोरोना बताई गई है, लेकिन माना जा रहा है गिरफ्तारी के डर से साद ने बेटी की शादी को कैंसिल किया है। और अब बात करते हैं न्यूज 18 की मुहिम की, जो रंग लाई है। लॉकडाउन के बीच बच्चों की स्कूल फीस को लेकर पेरेंट्स परेशान हैं। अभिभावकों की परेशानी को देखते हुए न्यूज 18 ने बच्चों के स्कूल की 3 महीने की फीस जबरन वसूलने पर रोक लगाने की मुहिम चलाई, जिससे कई जिलों के डीएम ने अपना समर्थन दिया है। कोरोना से निपटने के लिए लगे लॉकडाउन के बीच न्यूज 18 ने प्रदेशवासियों की राहत के लिए मुहिम चलाई। आपके अपने चैनल ने अप्रैल, मई और जून के महीने की जबरन फीस नहीं वसूलने और अगर कोई स्कूल जबरन फीस वसूले तो उस पर कार्रवाई की मांग की। न्यूज 18 की मुहिम को 6 जिलों के डीएम ने आगे बढ़ाया। नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर में 3 महीने की फीस नहीं वसूलने के आदेश दिए गए। नोएडा के डीएम सुहास सेलवाई ने स्कूलों को चेतावनी भी दी है कि अगर फीस ली गई तो सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो, संस्थान हो, जब तक ये आपदा और लॉकडाउन रहेगी तो लॉकडाउन के अवधि तक कोई भी अभिभावक को बाध्य नहीं कर सकती है कि वो फीस जमा करे। लॉकडाउन की अवधि तक के लिए किया गया है और जैसे भी भविष्य में स्थिति निकल के आएगी उस वक्त दोबारा रिव्यू करते हुए हम जो उस समय जो परिस्थिति रहेगी उस हिसाब से ऑर्डर करेंगे। कानपुर के डीएम ब्रह्मदेव तिवारी ने भी
स्कूलों को 3 महीने तक जबरन फीस नहीं वसूलने का आदेश दिया है। जो है जो खासकर CBSE ICSE बोर्ड के हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वो लोग इधर की फीस तत्काल न लें, कुछ समय बाद लें और इसका निर्देश आता है। यदि कोई इसका मतलब जानबूझकर उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही है। न्यूज़ 18 में खबर चलने के बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से खास बातचीत में उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि जो लोग फीस देने में सक्षम नहीं हैं उन लोगों पर किसी भी तरह का दबाव नहीं होगा। ऐलान का कि उन्हें राहत मिले, जो स्कूल फीस को लेकर उन पर दबाव बनाया जा रहा है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, उससे उन्हें राहत मिले। हमने ये निश्चय किया है कि इसे 1-2 दिन के अंदर हम निर्णय लेंगे और हम ये चाहते हैं कि इकट्ठा फीस ना लेके किस्तवार इंस्टॉलमेंट में फीस प्रबंधक गण लें और किसी को इस जून और वो अप्रैल और मई में फीस के लिए बाध्य ना करें। इस तरह का कोई अनुमानित कोई उपाय निकलेगा तो उसको हम लोग जल्दी कल तक उसका निर्णय लेंगे जी। लेकिन ये चाहेंगे कि किसी को जोर जबरदस्ती फीस लेने में ना की जाए और फीस लें तो इंस्टॉलमेंट में फीस ले लें। जिनको फीस देने में कोई कठिनाई नहीं है और देना चाहते हैं जो लोग, वो फीस देते रहेंगे जी। तो इस प्रकार का सुविधाजनक कोई हल कल तक उसको हम लोग डिक्लेयर करेंगे। लेकिन ये कहना अभी संभव नहीं है कि हम कोई शुल्क ना लेके सारे शुल्क माफ कर देंगे। तो ये संभव इसलिए नहीं होगा कि उसी शुल्क से जो अध्यापक है उनके वेतन का भुगतान होता है। अगर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया गया तो अध्यापकों को वेतन कहाँ से दिया जाएगा, इस प्रकार की समस्या खड़ी होगी। अब आपको ले चलते हैं कोरोना कंट्रोल रूम, जहां कोरोना से जुड़े आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं डॉक्टर हितेंद्र बागले। विनय जैन हैदराबाद से बोल रहा हूँ। हम कैसे समझे कि कोरोना वायरस हो गया है? मेरा नाम फलक फातिमा है, मैं यूपी की जौनपुर शहर से रहने वाली हूँ। मेरा सवाल है कि कैसे समझे कि कोरोना हो गया है? मेरा नाम मधु शर्मा है, मेरी उम्र 18 वर्ष है, मैं जनपद हाथरस की रहने वाली हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम कैसे समझे कि कोरोना हो गया है? मेरा नाम मन्नू है, मैं चेन्नई से बात कर रही हूँ। मुझे ये पता करना है कि अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाए तो वो कैसे पता चले? मेरा नाम राधे गुप्ता है और मेरी आयु 15 वर्ष है और मैं जनपद हाथरस की रहने वाली हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि कैसे समझे कि हमें कोरोना हो गया है? मैं प्रथम मित्तल 16 वर्ष है मेरठ से। मेरा सवाल ये था कि हमें कैसे जाने कि हमें कोरोना हो गया है? कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद यदि आपको 2 और 14 दिनों के बीच में सूखी खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, जुलाब या अथवा आपको लगे कि आपको सांस लेने में कुछ तकलीफ हो रही है या तो फिर आपको आपके नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाके कोरोना की जांच करवा लेनी चाहिए। मेरा नाम कंगना है, मैं जलंधर पंजाब से हूँ। मेरा सवाल ये है कि जैसे हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, कई लोगों से सामना होता है, तो क्या सावधानी बरत सकते हैं? मेरा नाम किरण है, मैं 37 वर्षीय हूँ, मैं देहरादून की निवासी हूँ। मेरा एक सवाल है, जब भी हम मार्केट जाते हैं वहाँ पे हमारा कई लोगों से सामना होता है, तो उस समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मेरा नाम सिद्धार्थ शंकर चौधरी हूँ, मैं भुवनेश्वर में रहता हूँ। मेरा एज 53 ईयर्स है। मेरा आपका सवाल है कि मैं जब भी मार्केट जाता हूँ मेरे को क्या क्या कोरोना के लिए मेरे को क्या क्या प्रिकॉशन लेके जाना है? बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। बाजार जाते समय हर इंसान को जहाँ तक हो सके मुंह पे मास्क या हाथ में ग्लव्स पहन लेने चाहिए। हो सके तो अब जब बाजार जाएंगे सब्जियां खरीदने या फल इत्यादि कुछ लेने तो छुट्टे पैसे लेके जाएं ताकि ज़्यादा स्पर्श न हो सके पैसे वगैरह देते समय। आप जब बाज़ार में अब जब जाएंगे तो काफ़ी लोगों से मिलेंगे, तो आप 3 फीट की दूरी जरूर बनाए रखें। जब आप घर आएंगे तो जिन पेपर बैग में आप सब्जी फल लेके आते हैं वो पेपर बैग बाहर ही आप फेंक दीजिए कूड़ेदान में। घर में आने के बाद आपके हाथ अच्छी तरह से सैनिटाइज़र से साफ़ कर लीजिए तथा आपके हाथ को साबुन और पानी से भी आप हाथ साफ कर सकते हैं। और आपको बता दें कि अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने कोविड-19 से लड़ने के लिए 21 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। यूपी रिलीफ केयर फंड में धनराशि देने का ऐलान किया है। एकेटीयू कुलपति विनय पाठक ने सीएम को चेक सौंपा है। सीएम योगी ने एकेटीयू से N95 मास्क तैयार करने को कहा है। प्रदेशवासियों के लिए जल्द ही एकेटीयू तैयार करेगी मास्क, सीएम योगी ने उनसे कहा है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी हैं।